बच्चों, हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसकी जो पुस्तक है भारत एवं समकालीन विश्व, इसका पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में हमने कल राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था कि राष्ट्रवाद क्या है, उसका परिचय किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं और फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार, इस पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हम राष्ट्रवाद की अगर बात करना प्रारंभ करें तो सबसे पहले 1789 में जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो राष्ट्रवाद की सबसे पहली बार अभिव्यक्ति हुई, यानी राष्ट्रवाद क्या है ये लोगों के सामने आया। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई। 1789 से पहले तक फ्रांस में क्या स्थिति थी? वहां पर पूरे भूभाग पर, पूरे फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का, एक निरंकुश सम्राट का शासन था। 1789 तक फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। और इस क्रांति के बाद में क्या हुआ? क्रांति के बाद में वहां राजनीतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी बदलाव हुए। वो बदलाव कैसे हुए कि जो प्रभु सत्ता थी, जो राज सत्ता थी, वो राजा के हाथ से निकल करके जनता के पास पहुंच गई। अब जनता की सरकार हो गई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। और अब लोगों ने ये घोषणा कर दी कि अब हम इस राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे, इसकी नियति हम ही बनेंगे, अब राष्ट्र हमारे द्वारा संचालित किया जाएगा। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। राष्ट्र का निर्माण हमारे द्वारा ही होगा और राष्ट्र को हम ही चलाएंगे। अब क्रांति के बाद में हुआ क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब क्रांति हो गई तो उसके बाद में शुरुआत में क्या हुआ? तो जो क्रांतिकारी थे वो पहले से ही ऐसे प्रयास कर रहे थे कि जनता के अंदर एक इस प्रकार की भावना पैदा की जाए जो सामूहिक पहचान अपने व्यक्त करे कि हम सब एक हैं, हम सब एक राष्ट्र के ही निवासी हैं। इस प्रकार की समुदाय की पहचान वो व्यक्त करने लगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, यानी सब मिलकर के एक राष्ट्र की पहचान हो, एक व्यक्ति की पहचान ना हो करके राष्ट्र द्वारा पहचाने जाएं। इस प्रकार की भावना करना चाहते थे क्रांतिकारी। और कुछ शब्द ऐसे आए जैसे कि एक पितृभूमि, राष्ट्र को पितृभूमि माना गया, और नागरिक, यानी उस राष्ट्र के सब नागरिक हैं, पूरा राष्ट्र पितृभूमि है और हम सब उसके नागरिक हैं। फ्रांस के लोगों ने यह विचार भरने की कोशिश की जनता के अंदर, लोगों के अंदर, क्रांतिकारियों ने। और इससे क्या हुआ? इसके लिए उन्होंने सबके लिए समान अधिकार बनाए। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार होंगे, सभी नागरिकों के अधिकार समान होंगे। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिन्हें एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, यानी सबको एक समान अधिकार मिले हुए थे। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने वहां का जो झंडा था, तब तक जो राजध्वज था, उस राजध्वज को हटा दिया और उसके स्थान पर एक नया तिरंगा, फ्रांसीसी तिरंगा बनाया गया। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। और अब तक जो एस्टेट जनरल थी, जिसमें सारे जो उच्च लोग ही, उच्च वर्ग के लोग चुन करके आते थे, राजा ने एस्टेट जनरल बना रखी थी, उसमें निम्न वर्ग के लोगों का चुनाव भी नहीं होता था।
उस स्टेट जनरल का स्थान अब नेशनल असेंबली ने ले लिया, अब नई संसद बन गई। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और देखिए, नई स्तुतियां रची गई और शपथें ली गई और जो शहीद हुए थे उनके गुणगान किए गए। लेकिन यह सब हुआ राष्ट्र के नाम पर ही। नई स्तुतियां रची गई, यानी जिन्होंने इस राष्ट्र में क्रांति का बिगुल बजाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, उनके लिए नई नई स्तुतियां गाई गई, शपथें ली गई, यानी अब नए नए पद सृजित किए गए और उन पदों पर शपथ लेकर के लोग आए। और जो शहीद हुए थे इस क्रांति के अंदर, उन क्रांतिकारियों के लिए, उन शहीदों के लिए बहुत शानदार गुणगान किए गए, नए नए गीत बनाए गए, शहीदों का गुणगान हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक राष्ट्र के नाम पर ही, कि हम एक राष्ट्र के हैं सब जने। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का भी निर्माण किया गया और उसके द्वारा पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर सबके लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया। सबके अधिकार हों, सबके कर्तव्य हों और जो भी चीज़ें हैं सबके लिए, वो उस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा पूरी की जाए। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और पूरे देश के अंदर आयात और निर्यात के जो शुल्क लगता था पहले राजा के समय पे, वो शुल्क अब समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार की और मापन की, नापने की पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही व्यवस्था कर दी गई, यानी एक ही मानदंड निर्धारित कर दिए गए। हर जगह पर भार और नाप समान होते थे, चाहे कहीं भी चले जाओ। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और जो वहां क्षेत्रीय बोलियां थी अलग अलग स्थानों पर फ्रांस में, उन बोलियों, अलग अलग भाषा बोलते थे लोग, उन बोलियों को हतोत्साहित किया गया। यानी अब इन बोलियों को ना बोला जाए और एक ही भाषा, फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाने लगा, उसी को लिखा जाने लगा, उसी को बोला जाने लगा। और आप ये देखिए, पेरिस में तो फ्रेंच भाषा का ही पूर्णतः उपयोग हुआ और इस कारण से फ्रेंच को वहां की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित कर पेरिस में फ्रेंच की ही को ही बोला जाता था और लिखा जाने लगा। यही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई थी। अब फ्रांस एवं अन्य राष्ट्र, फ्रांस का खुद तो उसने एक नया राष्ट्र बन गया था, राजतंत्र से मुक्त हो गया था, निरंकुश सम्राट से मुक्त हो गया था, लेकिन उसने दूसरे राष्ट्रों के साथ क्या व्यवहार किया वो हम देखते हैं। फ्रांस के क्रांतिकारियों का कहना था कि उनका भाग्य और लक्ष्य यह है कि जो दूसरे यूरोप के देश हैं उनको वो निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं, यानी उनके भाग्य में ये लिखा है उनको मुक्त कराना। और उन्होंने अपना लक्ष्य भी यह निर्धारित कर रखा है कि जो दूसरे देश हैं और वहां पर निरंकुश शासक शासन कर रहे हैं, हमको उनको मुक्त कराना है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो पूरे यूरोप के देशों में राष्ट्र भावना लाना चाहते थे, राष्ट्र बनाना चाहते थे, राष्ट्र के रूप में उनको संगठित करना चाहते थे। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। और जब ये बात, यूरोप की बात ये फ्रांस की बात जब पूरे यूरोप में फैली तो यूरोप के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और अन्य देशों के अंदर भी आप ये देखिए कि जो युवा थे, जो छात्र थे या शिक्षित मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उन्होंने जैकोलिन क्लब बनाए। ये क्लब क्या होते थे?
जैकोबिन क्लब बनाए। इन क्लबों के अंदर ये लोग आते थे, राजनीतिक चर्चाएं करते थे, देश की स्थिति के बारे में बात करते थे और फिर वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते थे। ये जैकोबिन क्लब थे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों के सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि फ्रांस में जो हुआ वैसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और इसके लिए सब जो बुद्धिजीवी लोग थे वो आपस में एक साथ बैठते और वो इन क्लबों में चर्चा करते थे। यद्यपि जैकोबिन जो क्लब थे उनकी स्थापना भी फ्रांस से ही प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, ऐसा जब होने लगा बहुत ज़्यादा, तो इसका परिणाम यह हुआ कि जब फ्रांस की सेना जब कई देशों के अंदर गई 1790 में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में, जब फ्रांस की सेना गई वहां पर तो उनका बड़ा स्वागत किया गया सेना का। और यह सेना के लिए बहुत ही एक अपने आप से रास्ता ही खुल चुका था पहले से, क्योंकि वहां के लोग तो पहले से ही चाहते थे कि फ्रांस ने जो अपने राष्ट्र में किया है वो हमारे यहां भी करें। इसलिए 1790 में जब फ्रांस की सेना हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, इटली इन देशों में पहुंची तो वहां पर उसका स्वागत हुआ। इनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी थी। और देखिए, ये जो सेना जिसने पहले वहां पर क्रांति करवाई थी, देशों के अंदर क्रांतिकारी युद्ध हुए थे वहां पर, उस सेना के लिए बड़ा अच्छा रहा और अब वो वहां पर राष्ट्रवाद का विचार लेकर के स्वयं ही पहुंच गए। क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत करवाकर फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब देखिए, यहां पर एक जर्मन पंचांग का एक ये मुख्य पृष्ठ है जो 1798 में डिजाइन किया गया था एड्रियान रेबमान के द्वारा। एक जर्मनी का पत्रकार था एड्रियान रेबमान, जिसने 1798 में एक जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर यह चित्र बताया था। इस चित्र में यहां पर दो किले हैं। एक किला ये वाला जो किला है ये फ्रांस वाला किला है, और ये वाला जो किला है ये जर्मनी वाला किला है। इस फ्रांस वाले किले में, जिसको बास्तील का किला कहा जाता था, इसके अंदर फ्रांस का राजा लुई 16वां रहता था। और एक दिन जब 14 जुलाई 1789 को और फ्रांस की जनता ने इस किले पर आक्रमण कर दिया और वहां से राजा को भगना पड़ा, तब ये जो किला था ये स्वतंत्रता का प्रतीक रहा। इसी प्रकार से ये जर्मन का एक किला है जो इसमें एक कैसल जगह का है जहां पर एक राजा, निरंकुश राजा रहता था। तो रेबमान ने कहा कि हमको इस किले के जैसा ही काम करना चाहिए और हमको हमारी आज़ादी को मुट्ठी में लेना चाहिए, हमको हमारी आज़ादी छीननी चाहिए। फ्रेंच बास्तील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। ये बास्तील का किला और ये जर्मन का किला। यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। ये वाला जो जो चित्र है ये कैसल जो प्रांत है जर्मनी का, वहां का किला है जहां पर एक निरंकुश शासक रहता था, और यह बास्तील वाला किला है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया था, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, अपनी आजादी को छीनना चाहिए, निरंकुश शासक को हटा देना चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य भी था। अब देखिए नेपोलियन, अब नेपोलियन का प्रवेश होता है। नेपोलियन वहां का शासक बन जाता है फ्रांस का। नेपोलियन पूरे जो
फ्रांस ने, उसकी सेना ने जो चारों तरफ अधिकार किए थे जिन देशों पर, उन सब का एक छत्र सम्राट बन जाता है। और लेकिन उसने जो उसके अधीनस्थ दूसरे जो देश थे वहाँ पर भी वो विकास के वो कार्य करना चाहता था जो पहले वो फ्रांस में जिनकी शुरुआत कर चुका था। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। उसने फ्रांस के अंदर जो एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उस प्रजातंत्र की स्थापना को उसने नष्ट करके वापस ही वहां पर वो राजतंत्र ले आया था। फ्रांस में उसने प्रजातंत्र को नष्ट कर वापस राजतंत्र स्थापित कर दिया था। लेकिन अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो नेपोलियन ने वहां की प्रशासनिक स्थिति को इतना सुदृढ़ और मजबूत कर दिया था, उसमें इतने बदलाव कर दिए थे कि लोगों ने बड़े राहत की सांस ली थी। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसके अलावा नेपोलियन संहिता लेकर के वो आया। 1804 में उसने एक नागरिक संहिता बनाई या बनवाई, तैयार की, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। और इस संहिता की सबसे मुख्य बात यह थी कि इसमें जो जन्म आधारित विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और सबको बराबरी का अधिकार दे दिया कि अब सब बराबर हैं, कोई उच्च वर्ग का नहीं है, कोई निम्न वर्ग का नहीं है। क्योंकि तब तक यूरोप के अंदर बड़ी स्थिति खराब थी। उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के लोग होते थे और निम्न वर्ग के लोग होते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे जिसमें शासक, सामंत, पादरी वगैरह आते थे, और निम्न वर्ग के अंदर मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। उच्च वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, न वो कर देते थे, और जमीनों के ऊपर उनका आधिपत्य रहता था जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था। चर्चों के अधिकार में बहुत सारी जमीन होती थी, शासकों के पास भी बहुत सारी जमीन होती थी, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था। इसलिए उसने जन्म आधारित ये जो विशेषाधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया। अब सब समान हो गए, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था वो अब तक भी सुरक्षित रखा, यानी जिसके पास संपत्ति है वो रहेगी। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने, इस संहिता ने फ्रांसीसी जो नियंत्रण के क्षेत्र थे, जहां उसका फ्रांस के अलावा जो और देशों के अंदर भी जिस उसका जहां कब्जा था, जहां नियंत्रण था, वहां पर भी इसको लागू किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के क्षेत्रों में भी लागू किया गया। कहां कहां पर लागू किया गया? डच में, यानी जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, वहां पर, स्विट्जरलैंड में भी, इटली में भी और जर्मनी में। इन सभी जगह पर उसने प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत दुरुस्त कर दी, वो बहुत ठीक कर दी। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया था। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंतों का शासन था, जगह जगह पे सामंत थे, वो लोगों से काम करवाते थे, उनको दास बनाकर रखते थे किसानों को, और उनसे जागीरदारी टैक्स भी लेते थे, कर भी लेते थे, शुल्क लेते थे। तो इस सामंती प्रथा को उसने खत्म कर दिया और भूदासत्व को भी खत्म कर दिया, और जागीरदारी जो शुल्क होता था, जागीरदार जो शुल्क लेते थे किसानों से, उसको भी उसने समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदासत्व और जमींदारी शुल्कों से उसने मुक्ति दिलाई। और जो कारीगर लोग थे, शहरों में जो कारीगर थे, उनकी श्रेणियां बनी हुई थी। उन श्रेणियों के ऊपर सरकार का जो नियंत्रण होता था, उस नियंत्रण को भी उसने समाप्त कर दिया, जिसने उन्होंने बड़े स्वतंत्रता की सांस ली। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को भी उसने हटा दिया था।
और यातायात के साधन और संचार की जो व्यवस्थाएं थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और संदेश पहुंचाने के लिए जो व्यवस्थाएं थी, उसको उन्होंने सुचारू किया, दुरुस्त किया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को उसने सुधारा। इन सब व्यवस्थाओं का क्या परिणाम निकला? किसान, मजदूर, कारीगर, इन सब को बहुत अच्छा लगा और इन्होंने सबसे पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखा। किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखा। और जो उद्योगपति थे और जो लघु उत्पादक कारीगर थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको लगा कि अब पूरे जो सब जगह जहां पर फ्रांस और फ्रांस का अधीनस्थ क्षेत्र है, वहां सभी जगह पर एक समान कानून होंगे, एक समान नाप और माप की व्यवस्था होगी और एक ही मुद्रा होगी। इसलिए हमें व्यापार करने में बड़ी सुविधा होगी, पूंजी का इधर उधर ले जाना, सामान का आवागमन, ये सब बहुत सरल काम हो गया। उद्योगपतियों और सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों ने समझा कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। अब जीते हुए इलाकों द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं हुई? जब इन्होंने यूरोप के अन्य देशों पर जीत हासिल की, वहां गए, तो वहां जाने के बाद में क्या हुआ? देखिए, इसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई, यानी किसी ने अच्छा माना, किसी ने बुरा माना। लेकिन पहले अच्छा माना और बाद में उनको हकीकत का पता लगा, तब इसका विरोध भी हुआ। जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई। प्रारंभ में तो जब इनकी सेना हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में पहुंची और कई ऐसे नगर थे जैसे मिलान में, वारसा में, मेंज में, इन जब नगरों के अंदर सेना पहुंची तो उसका बड़ा स्वागत किया गया। इस प्रकार से स्वागत किया गया कि जैसे उन्होंने इस फ्रांसीसी सेना ने उनको स्वतंत्रता ही दिला दी हो। इसके बदले में उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया। शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया कि जैसे इन्होंने ही हमको स्वतंत्रता दिलाई है। इस प्रकार से सेना आई तो सबने उनका बड़ा स्वागत किया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। इन्होंने जो हमको स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के बदले में हमसे प्रशासनिक स्वतंत्रता तो दी है, प्रशासनिक फायदे तो दिए हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो ठीक की हैं, लेकिन हमको राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया है, वापस हमको परतंत्र कर दिया है। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। यानी जो नई इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की थी, उससे राजनीतिक स्वतंत्रता तो कहीं नजर ही नहीं आती थी। और हुआ क्या था? कर बढ़ा दिए गए थे, टैक्स बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, यानी लोगों की निजी जिंदगी में झांक करके देखा जाता था और जबरन सेना के अंदर भर्ती किया जाता था। किस लिए? यूरोप के अन्य भागों को जीतने के लिए। और यह काम इतना गलत था कि लोगों को लगा कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता तो अब समाप्ति हो गई, हम पुनः गुलाम हो गए हैं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से होने वाला नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों की अपेक्षा कहीं बहुत ज़्यादा था। प्रशासनिक रूप से तो फायदा हुआ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो उन्होंने ठीक कर दी, ये बात तो मान ली गई, लेकिन राजनीतिक रूप से हमको बहुत नुकसान हुआ है। अब देखिए, एक ये चित्र है, ये जो है बक्रेन जर्मनी का है, जिसमें स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण है। ये स्वतंत्रता का वृक्ष है और इस वृक्ष पे ये जो है
ये कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने, एक जो जर्मन चित्रकार था, उसने इस चित्र को बनाया था। इस चित्र के द्वारा वो ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से जब जर्मन लोग इस स्वतंत्रता के वृक्ष को लेकर के जाते हैं तो अलग अलग वेशों में, काली, पीली, नीली ड्रेसों के अंदर जो फ्रांसीसी सैनिक हैं वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी वाले को लूटा जाता है, एक महिला को परेशान किया जा रहा है, एक व्यक्ति को नीचे गिराया गया है। यानी फ्रांसीसी सेना के जो लोग हैं वो कितना अत्याचार करते थे। कहाँ उन्होंने ये कहा था हमको कि यहाँ आकर के हम राष्ट्रवाद का निर्माण करेंगे, तुमको हम मुक्त कराएंगे निरंकुश शासकों से, लेकिन इन्होंने तो हमारे ऊपर राजनीतिक नियंत्रण इतना ज़बरदस्त कर दिया है कि हम उससे भी बुरी स्थिति में आ गए हैं। यह जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया रंगीन चित्र फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रक्रेन शहर पर कब्जे का है। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फ्रांसीसी सैनिक हैं, इसमें अलग अलग वेशभूषाओं में वो दमनकारी काम कर रहे हैं। कुछ जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए हैं, देखिए यहां पर इधर एक किसान की गाड़ी छीन रहे हैं वो लोग। कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, यहां पर ये कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था यहां पर ये किसान को घुटने टेकने पर वो मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई हुई पट्टी पर जर्मन में लिखा है, ये जो पट्टी ऊपर लगा रखी है स्वतंत्रता के वृक्ष के ऊपर, ये पट्टी, ये वाली यहां पर, इसमें जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। जो आपने हमको आज़ादी और समानता दी थी, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। क्या यह मानवता का आदर्श रूप है? यह अपने आप में एक व्यंग था और यह व्यंग इस बात के लिए किया गया था कि कहाँ वहाँ फ्रांस की सेना इसलिए आई थी कि वो उनको मुक्त करेगी, लेकिन उन्होंने अपना एक दूसरा ही रूप धारण कर लिया था। यह व्यंग है जो फ्रांसीसियों के दावे कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं, कि वो राजतंत्र का विरोध करते हैं, राजाओं का विरोध करते हैं और मुक्तिदाता बन जाते हैं, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। देखिए अंत में इस प्रकार से जो नेपोलियन ने पूरे विश्व को जीतना चाहा, यूरोप के अनेक राष्ट्रों को उसने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1813 में जाकर के और उसके सारे, जब तक उससे सारे जो राष्ट्र थे वो एक एक करके उससे स्वतंत्र होते चले गए, उसकी गुलामी से दूर होते चले गए। ये राइनलैंड का डाकिया बताया गया है यहाँ नेपोलियन को, लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। लाइप्सिग के युद्ध में जब वो हारता है तब तक वो सब कुछ गंवा चुका होता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया। यहाँ पर वो एक डाकिये के रूप में है और डाकिये के रूप में जब वो आ रहा है तो देखिए चिट्ठियाँ इससे निकल रही हैं बाहर, इन पर अलग अलग उन देशों के नाम हैं जो पहले उसके अधीन थे और अब उससे स्वतंत्र होते गए, यानी उससे ये चिट्ठियाँ बाहर निकलती गई हैं, यानी वो राष्ट्र भी उससे बाहर जाते गए हैं। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है, अब उसके कब्जे में नहीं है। तो बच्चों आज हमने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा और साथ ही ये देखा कि उसने कैसे यूरोप के अन्य राष्ट्रों में जाकर के वहाँ के राजतंत्र को समाप्त करने के नाम पर खुद ने अपना तंत्र स्थापित कर लिया था। अब हम यही विराम लेते हैं और हम अगले भाग में यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।